नमस्कार सभी को। और मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है एसएससी पाठशाला बाय एएसओ। इस चैनल की शुरुआत मैं एक कोट के साथ करना चाहूँगा। हर सफ़र एक कहानी होता है। कुछ रुक जाते हैं और कुछ ऑर्डिनरी से ऑफिसर तक का सफ़र तय कर जाते हैं। ये कहानी मेरे जैसे बहुत सारे ऑफिसर्स की है जो एस्पायरेंट से ऑफिसर बने। मैं भी कभी वहीं था, एक एस्पायरेंट, बुक्स का ढेर, कंफ्यूजन के बीच, सपना सिर्फ एक, एसएससी सीजीएल क्लियर करना। नमस्ते दोस्तों, मैं एक सेलेक्टेड एएसओ हूँ, सीजीएल के थ्रू सेलेक्टेड हुआ और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कार्यरत हूँ। ये चैनल एसएससी पाठशाला बाय एएसओ मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप जैसे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सपना देखते हैं एक सिक्योर सरकारी जॉब का, लेकिन ज़रूरत होती है सही गाइडेंस की, राइट स्ट्रेटजी की, रियल मेंटरशिप की, तो ये चैनल उन सभी के लिए स्टार्ट किया गया है। मैं अपनी जर्नी के बारे में भी आपसे शेयर करूंगा कि कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा। द रियल स्ट्रगल इज़ द पार्ट ऑफ द जर्नी, एवरीवन गोज थ्रू इट, कीप गोइंग, डोंट गिव अप। ये सिर्फ कोट ही नहीं है, ये हम सबकी जर्नी का पार्ट है। मैंने भी बहुत स्ट्रगल करा है, आप सब भी कर रहे हैं। बस एक ही बात कहना चाहूँगा, रुकना मत। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। आराम से हो जाएगा, बस घबराना मत। चलिए मैं अपनी जर्नी के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। आप लोग एटलीस्ट मुझसे तो आगे होंगे बहुत लोग। मैंने तो जब चूज़ कर एसएससी सीजीएल तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि मुझे एसएससी सीजीएल देना है। ये बात है जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, जब नोटिफिकेशन आई उसके बाद तो मुझे पता चला था कि मैं ये एग्ज़ाम देना भी चाहता हूँ। तब तक मैं कोई और जॉब में था प्राइवेट में, तो मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ और करना है, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। फिर एक बार नोटिफिकेशन आई, और भी लोग बात कर रहे थे, कुछ कुछ लोग इसके बारे में, तो मेरे को उस टाइम क्लियर भी नहीं था कि मुझे करना भी है। फाइनली मैंने सोचा चलो मैं भी तैयारी करता हूँ इस चीज़ की, इस एग्ज़ाम की। पता तो था, कॉलेज में भी पता था, बट सोचा नहीं था। मैं दूसरे एग्ज़ाम्स कैट या और किसी एग्ज़ाम्स की तरफ देख रहा था। तो फिर जब नोटिफिकेशन आया तब मैंने इसको चूज़ करा। और मैंने कभी, मुझे सिलेबस भी नहीं पता था इसका, इवन सिलेबस भी नहीं पता था कि क्या आता है इसमें। और हिस्ट्री, पॉलिटी, जीएस से तो मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। न्यूज़पेपर देखते ही तो मेरी हालत बुरी हो जाती थी कि मैं न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ सकता। मैथ्स, इंग्लिश वगैरह मेरी थोड़ी सी ठीक थी, मैथ्स स्पेशली, और इंग्लिश में भी चीज़ें नहीं आती थी उतनी कुछ खास। तो जब ये नोटिफिकेशन आई, फिर मैंने एक क्रैश कोर्स ज्वाइन करा। अराउंड सिर्फ 70 से 75 दिन ही थे जब मैंने इस एग्ज़ाम को सोचा कि मैं प्रिपेयर करता हूँ। सोचा कि कोई बात नहीं, प्रिपेयर करता हूँ, देखी जाएगी क्या होगा, एक एक्सपीरियंस तो मिलेगा। और कोशिश करा, पूरे दिल से सोचा कि कोशिश करूँगा। तो मैंने तैयारी शुरू करी, क्लासेस होने लगी, और जीएस जब कुछ टीचर्स ने पढ़ाया तो मेरा इंटरेस्ट आ गया। हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सबको जब मैंने पहली बार लाइफ में सीरियसली पढ़ा तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें अच्छी लगने लगी। आगे मैं बढ़ता रहा, जब लोगों को देखता था तैयारी करते हुए, लोग कुछ कुछ कई कई सालों से तैयारी कर रहे थे, और मैं यहाँ सिर्फ 70-75 दिनों में तैयारी करने आ गया था कि चलो देखते हैं एग्ज़ाम में क्या होगा, कोशिश करूँगा। तैयारी शुरू करी, क्लासेस होने लगी। बहुत लोग तो उसमें बहुत माहिर थे, काफ़ी बार सिलेबस कर चुके थे, मुझे नहीं पता था। कुछ दोस्त थे जो दिन रात पढ़ रहे थे, मैं उस टाइम उतना सीरियसली पढ़ भी नहीं पा रहा था। ट्राई करता था बट नहीं पढ़ पाता था। सुबह कोचिंग होती थी, फिर दोपहर में वापस आने के बाद उतना नहीं पढ़ पा रहा था। लोगों से पूछा, धीरे धीरे मैंने भी अपनी तैयारी को गियर अप करा। अब हमें जो टीचर्स मिले वो सिलेबस तो मेन बैच में पूरा कराते थे, असली वाला तो मैथ्स में हमारा कुछ कुछ चीज़ें हुई। मैथ्स फिर भी ठीक रही, उतनी नहीं बट हाँ ठीक रही थी। अब क्रैश कोर्स था तो
कुछ ही दिनों का कोर्स था, 50-60 दिनों का, तो बहुत ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता था। बट ठीक है, वहाँ पर सर ने हमें करवाई कुछ चीज़ें। इंग्लिश, हमारे टीचर 3 से 4 बार चेंज हो गए। ये चीज़ हमारी बिल्कुल ख़त्म सी थी इंग्लिश, कि कुछ नहीं हुआ। जीएस में कुछ टॉपिक हुए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी भी कुछ हुई थी। हमें उतना मज़ा नहीं आया था ज्योग्राफी में, जो जिन्होंने हमें पढ़ाया था। और साइंस के कुछ टॉपिक हुए थे, साइंस हुई थी, इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट हुआ था, तो ये वाला पार्ट हुआ था। रीजनिंग भी ठीक हुई थी। तो अल्टीमेटली सिर्फ हमें जो बैकअप मिला था वो कुछ मैथ्स का मिला था, कुछ रीजनिंग का मिला था। तैयारी करते करते क्या क्या चीज़ें मैंने फॉलो करी वो भी मैं बताता हूँ आपको। मैंने पहले तो बहुत इधर उधर भटकते रहे कि क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, मतलब किस सब्जेक्ट को किस जगह से पढ़ना है। मैंने सुना भी नहीं था कि कौन सी बुक्स किस लिए चाहिए होती हैं। फिर इधर उधर भटकते हुए समझ में आया कि सिर्फ एक ही मूल मंत्र है इस एग्जाम का, प्रीवियस ईयर। तो मैंने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जितना भी पॉसिबल था प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन्हीं के ऊपर मैं फोकस हो गया। मैथ्स का जो भी टॉपिक, मैथ्स में जो भी टॉपिक हमें पढ़ाया जाता या हम करते, उसके बाद मैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने लगा। अब क्योंकि टाइम कम था तो पिछले 4-5 साल के ही बस मैं कर पा रहा था, उससे पुराने क्वेश्चंस को मैं कर भी नहीं पाया। इंग्लिश में जैसे तैसे थोड़ी बहुत वो कैप कर पाया। ग्रामर तो सिर्फ अपने कॉमन सेंस से ही कर रहे थे, और इतना कुछ हुआ भी नहीं, हो कर भी नहीं पा रहे थे ग्रामर में। उसके बाद जीएस में कुछ कुछ पार्ट हो रहा था, हिस्ट्री पॉलिटी का कुछ पार्ट करा था, जो मैंने आपको बताए सब्जेक्ट्स, उनका कुछ कुछ पार्ट हमें हुआ था। हिस्ट्री ठीक हो गई थी, पॉलिटी ठीक हो गई थी, बहुत अच्छी नहीं बट हाँ ठीक ठाक हो गई थी थोड़ी बहुत। साइंस की भी हो गई थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो थोड़ी बहुत हो गई थी। बायो टफ है बट स्कोरिंग भी है बायो, अगर आप देखें पढ़ेंगे उस टॉपिक पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो वो ठीक भी है, ऐसी कोई दिक्कत आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। और इसमें इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री को भी अगर आप ले लेंगे तो इसी तरीके से मैं तैयारी करके मैं पहुंच गया। अब लोगों को मैं सुनता था हिसाब लगाते हुए कि इतने नंबर आ जाएंगे तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। अभी तो पेपर जो है वो क्वालिफाइंग हो गया है, पहले मार्क्स भी उड़ते थे, तो लोगों को सुनता था तैयार अपने मार्क्स लगा रहे थे कि भाई 101 आ जाएगा तो निकल जाएगा, 102 आ जाएंगे, 105 आ जाएंगे तो निकल जाएगा। अब मैं सोचता था कि ये पता नहीं मतलब ऐसे कैसे लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी ये करते होंगे, बट अगर क्वेश्चन पेपर आसान आएगा तो कट ऑफ अपने आप ऊपर हो जाएगी, और अगर क्वेश्चन पेपर मुश्किल आएगा तो कट ऑफ तो अपने आप नीचे हो जाएगी। पहले नॉर्मलाइजेशन भी उतनी ज़्यादा होती नहीं थी, उतनी ज़्यादा क्या होती नहीं थी कुछ टाइम पहले, तो क्वेश्चन पेपर के देखे बिना आप कैसे लगा सकते हो कट ऑफ इतनी आएगी। और अगर कट ऑफ के कोने पर आ भी गए तो हो क्या जाएगा, सिलेक्शन तो होगा नहीं उससे। तो मैं कोशिश करता था कि मैं इन सब चीज़ों से दूर रहूं, तो मैंने कभी ये सब नहीं करा, और इसी तरीके से प्रिपेयर कर कर मैं अपने प्री को देने गया। और मैंने उस एग्ज़ाम को क्लियर भी करा। मेरे अराउंड 150 मार्क्स आए थे। मैथ्स में तो आई थिंक 47.5 थे, एक क्वेश्चन छूट गया था। इंग्लिश में कम थे काफ़ी, मेरे ख्याल से 20-22 नंबर थे, 20-22 नहीं होंगे तो 25 के अराउंड थे आई थिंक नंबर। और रीजनिंग में भी आई थिंक 47-48 ऐसे 47.5 या 50 ऐसे कुछ थे, जो भी थे नंबर। जीएस में कम ही थे, शायद 20 तकरीबन थे, इससे भी कम थे। तो मेरे इतने कुछ नंबर थे। तो ये था मेरा पहला अटेम्प्ट, बट मैंने इसमें प्री को भी क्लियर करा। फिर मैंने मेंस की बहुत अच्छी तैयारी करी। मैंने मेंस में सब कुछ करा। मेंस में मैंने कुछ चीज़ें और, कुछ क्लासेस और करी थी, इधर उधर से भी थोड़ी चीज़ें पढ़ी थी, खुद भी पढ़ी थी, तो वो चीज़ें मैंने करी। और बहुत अच्छे से मैंने मैथ्स की तैयारी करी मेंस में। मैथ्स को मैंने बहुत अच्छे से करा, एक तरह से पूरी कोशिश करी। मेनली जो मुझे अच्छे से मैथ्स मैंने करा वो मेंस के टाइम पे करा था मैंने। और यहाँ से मुझे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे तरीके, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स भी पता चली, जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन भी करूँगा कि कैलकुलेशन में भी क्या कर सकते हैं जिससे हमारी चीज़ें अच्छे से हो जाएं। बहुत ओवर भी नहीं करनी चाहिए चीज़ें। तो क्वांट को
तो मैथ्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा, ट्राई करा कि जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना मैं प्रिपेयर करूं, और इसी तरीके से मैं एग्ज़ाम को देने गया। और इंग्लिश में जो बहुत अच्छा तो नहीं हो पाया, कुछ क्लासेस मैंने करी थी, मैंने नीतू मैम की कुछ क्लासेस करी थी, बट क्योंकि टाइम बहुत लगने लगा था तो मैंने फाइनली डिसाइड करा कि मैं नीतू मैम की ही वॉल्यूम 1 से पढ़ाई करूँगा शुरू। तो मैंने वहाँ से पढ़ाई शुरू करी। मैंने उस वॉल्यूम 1 को अच्छे से पढ़ा, कई बार पढ़ा, और उससे मेरे मेनली ग्रामर की नींव रखी गई कि कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। वोकैब के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ मैं गया, और मैंने इन्हें कुछ टाइम पहले ही एक बुक होती है नॉर्मन लेविस, मैंने इसको भी पढ़ा था। ये रूट वर्ड्स के लिए होती है। इसने मेरी वोकैबुलरी, ये समझ लो, जहाँ मुझे बहुत ही कम वर्ड्स आते थे उससे मेरी वोकैबुलरी कई गुना बढ़ गई। मतलब अगर मुझे पहले सिर्फ 100-200 वर्ड्स पता थे, बाद में वो हज़ारों में बदल गए, हज़ारों में, हज़ार, बहुत बहुत अच्छे से मैंने उस बुक को करा। यहाँ पर रूट वर्ड से हमें सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि आगे के भी वर्ड्स कैसे हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे एटम होता है, अब TOME ये रूट वर्ड है जिसको मतलब होता है काटना। अब ए लग गया, इसका मतलब नेगेटिव। तो एक टाइम पे जो बिलीव था एटम को काटा नहीं जा सकता, वो यहीं से आया है। तो ऐसे करके बहुत सारे वर्ड्स में गेस लग जाता था ऑप्शंस के थ्रू। तो मैंने वो क्या मेरी यहाँ से थोड़ी बहुत हो गई थी। इस तरीके से मैं देने गया मेंस। फॉर्चुनेटली मेरा मेंस भी निकल गया। इंग्लिश में तो नंबर आई थिंक 120 के अप्रोक्सी थे, मैथ्स में आई थिंक नंबर 150 155 या ऐसे कुछ थे। तो मेरा ये भी हो गया। फिर मैंने टीयर 3 दिया, उसमें रिटन एग्ज़ाम था, वो दिया, वो भी हुआ, बट मेरा मेरिट में नंबर नहीं आया। बट अच्छी बात है, मेरा मेरिट में नंबर नहीं आया तो हो सकता है मैं आगे अटैम्प्ट उतना अच्छे से नहीं कर पाता। मे भी मन में आ जाता कि चलो जॉब तो मिल गई है, या फिर जो भी होता कि टाइम नहीं मिलता। इस तरीके से मैं मैरिट से पहले बस मैं पूरी प्रोसेस देख चुका था, बट ये सिर्फ 75 डेज के बीच में मैंने किया था। अब आता है उसका नेक्स्ट पार्ट। फिर मैंने अपनी जो मेन जर्नी शुरू करी, अपनी फाइनल प्रिपरेशन, जो कि ये है, जो मैंने अपने असली अटैम्प्ट के लिए मैंने शुरू करी, वो मैंने शुरू करी थी अराउंड अप्रैल से। यहाँ मैंने अच्छे से शुरू करी। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी इस बार, कोई टीचर से मैं पढ़ने नहीं गया, सिर्फ सेल्फ स्टडी। क्योंकि मेरा बेसिक हो चुका था, ऑनलाइन में हेल्प ले लेता था, थोड़ी बहुत चीज़ें कर लेता था, बाकी मेरा बेसिस मुझे लग रहा था मेरा ठीक बन चुका है। मैथ्स प्रीवियस ईयर करता था मैं मेनली, और कॉन्सेप्ट्स के लिए भी टीचर्स के नोट्स वगैरह थे, उनको मैं बार बार रिवाइज करता था। और जब कोई चैप्टर कर लेता था, उस चैप्टर के बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करता था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने 5 से 6 बार कर चुका था। मैं पहले सारे क्वेश्चन लगाता था, फिर उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं मार्क कर लेता था। जब अगली बार मैं दोबारा करता था तो सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं खड़ा करता था। इस तरीके से मैंने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया। जब और इंग्लिश में भी वही वॉल्यूम 1 को बार बार करा। ऐसा नहीं करना कि सिर्फ एक ही बारी में हो जाएगा, एक बार के चक्कर में मत पढ़ना। ये मत सोचना कि सभी कुछ पहले अटैम्प्ट पहली बारी में ही तुम्हें याद हो जाएगा। ए के इतने सारे एग्जाम्पल हैं, द के इतने सारे एग्जाम्पल हैं, जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती है हमेशा इतना डीप में जाने की। रूल्स रटे नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग हो आपको, रादर देन रूल्स। रटना इतना ज़्यादा नहीं है। अगर पूरा टाइम रटते ही रहोगे तो आरसी और भी बाकी चीज़ें तो हैं, कॉम्प्रिहेंशन भी आएंगे, बाकी सारी चीज़ें भी तो आएंगी, कितना रटोगे। तो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंग्लिश की, धीरे धीरे वो बनती है। मैंने ना कोई न्यूज़पेपर रीड करा, ना मैंने कुछ और रीड करा, मैंने ये सब कुछ रीड नहीं करा था। मैथ्स के लिए मैंने बताया, नोट्स करता था मैं, कुछ शीट्स थी, कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे वो करता था, बाकी मेनली मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता था। इंग्लिश के लिए भी प्री का बता रहा हूँ मैं। इंग्लिश प्री और मेंस की जर्नी मैंने एक जैसी लेकर चला हूँ। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि प्री के लिए लेवल कम तैयार करूँगा और मेंस के लिए
और ज़्यादा लेवल तैयार करूँगा। मैं शुरू से ही लेकर चला था। अब जो लोग शुरुआत कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो वो पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लें, फिर उसके बाद एक लेवल तक का करें, उसके बाद आगे का लेवल प्रिपेयर करें। वो ऐसे कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए यही स्ट्रैटेजी थी मेरी। मैं ग्रामर की वॉल्यूम 1 करी। वोकैब के लिए मैं नॉर्मल लेवल्स बुक करता था, जो शुरुआत में जिसने मेरे को भेज दिया। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, लिख तो दिया है वैसे तो, मैं पक्का कह रहा हूँ, आप एक बार इसको करके देखना। आपको मज़ा ना आए तो मुझे बोलना। इसमें हर चीज़ नहीं करनी, इसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है चीज़ें, उसको करना चैप्टर वाइज। वहाँ वो अपने आप आपको एक जर्नी में ले जाएगा। मैंने अपने एक साथ वाले को सजेस्ट करा था, वो भी हिंदी मीडियम से था, और उसने इस बुक को मुझसे भी अच्छे तरीके से करा था। आज तक वो इस बुक को अपने पास रखता है कि एक मेमोरी के तौर पर, कि किस बुक ने उसकी इंग्लिश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया वोकैब को। तो आप इस बुक को ज़रूर यूज़ करना। अगर टाइम मिले, जिनकी तैयारी प्री के लेवल की हो चुकी है, वो इसको अभी शुरू करना। और जो लोग अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं प्री के लिए, इसी वाले प्री के लिए, वो चाहे भले ही अवॉइड कर देना अभी, कि पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें कर लो। बट ये इन एनी केस बहुत अच्छी बुक है, आपको ये हमेशा हेल्प करेगी। वो क्या, मैंने यहाँ से प्रिपेयर करी अपनी बेसिक, और उसके बाद की चीज़ें मैंने प्रीवियस ईयर से करी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बाकी चीज़ें, सिनोनिम एंटोनिम, आपकी स्पेलिंग एरर, सब मैंने प्रीवियस ईयर का। स्पेलिंग में भी हाँ प्रीवियस ईयर ही करा था। अब आई बात जीएस की। जीएस जैसा मैंने, जो मेरे पास प्रीवियस, जो मेरे पास मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में जहाँ से मेरे नोट्स थे मेरे पास, मैंने वही अगली बार भी फिर से करे थे। और मैंने कुछ नहीं करा इसके अलावा, मैंने बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा था और लूसेंट में कुछ टॉपिक किए थे। जो मैं डिटेल वीडियो जब मैं बनाऊंगा सेक्शन वाइज, किसके लिए आप क्या क्या कहाँ से कर सकते हैं, अब वहाँ से आप उसको जान लेना। मैं वहाँ पर ही, वरना ये पहली वीडियो बहुत डिटेल में हो जाएगी। जीएस ऐसे कर। रीजनिंग में मैं क्या करता था, जो मेरे पास थोड़े नोट्स थे उसको, उनको मैं करता था। उसके अलावा मैं सिर्फ मॉक देता था। उसके अलावा मैंने रीजनिंग नहीं करी। रीजनिंग में जहाँ जहाँ मैं फंसता था, उस टॉपिक को मैं देख लेता था नेट से, यूट्यूब से, फिर उसको मैं क्लियर कर लेता था अपना। फिर आगे मैं जर्नी में बढ़ता था। आजकल एसएससी की तैयारी सिर्फ बुक से ही नहीं होती। अब तो आपको, अब तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन भी हो गए हैं। तो आपको सिर्फ एक अच्छी डायरेक्शन भी चाहिए, अच्छी मेंटरशिप भी चाहिए, जो आपको बता पाए कि आपको क्या करना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा था, मैं जब मैं अटेम्प्ट भी कर रहा था, जब मैं तैयारी कर रहा था, लोग कुछ भी पढ़ रहे थे, कहीं से भी पढ़ रहे थे। एसएससी इतना टफ नहीं है। एसएससी इतना टफ नहीं है, बिलीव मी। मैं तो क्लियर कर चुका हूँ, एसएससी इतना टफ नहीं है। सिर्फ सही गाइडेंस की ज़रूरत है। बहुत सारी सोर्सेज के पीछे मत भागो। 10-10 बुकें, 10-10 चीज़ें मत करो। लिमिटेड रिसोर्सेज को करो, बट बार बार करो। रिवीजन इज द की। अगर रिवीजन नहीं कर पाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखोगे, तभी रिवीजन कर पाओगे, वरना रिवीजन भी पॉसिबल नहीं है अगर आखिर तक उसको पूरा नहीं कर पाए तो इसको ध्यान रखना। बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जब आपको ये देखना है कि आपको छोड़ना क्या है। सिर्फ ये ज़रूरी नहीं होता कि सिलेक्शन क्या करना है आपको, सिर्फ ये भी ज़रूरी बहुत ज़्यादा है कि आपको छोड़ना क्या है। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें छोड़ी थी। बहुत सारे सोर्सेज को भी छोड़ा था जहाँ से मुझे नहीं पढ़ना, बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। प्रीवियस ईयर इज़ द की। हर कोई वही कर रहा है। जो सिलेक्टेड होंगे हर कोई यही बोलेगा प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर। इंग्लिश के प्रीवियस ईयर आप अपनी तरफ से कहीं से देख सकते हैं। मैंने एमबी पब्लिकेशन भी करी थी प्रीवियस ईयर के लिए। मैं उसके लगाता था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी, और वो क्या भी वहीं से करी थी मैंने। बाद में किरण की बुक्स को उससे मैंने करा था। तो आप भी जहाँ से भी आपको कंफर्टेबल हो, आप लोग प्रीवियस ईयर कर सकते हो। मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था। आरसी के लिए भी मैंने अलग से प्रिपेयर नहीं करा था, मॉक्स देता था मैं मॉक्स को देता था। तो आप मॉक्स को ज़रूर देना। मैंने अपने पहले अटैम्प्ट में तो उतने मॉक्स नहीं दिए, जो हाफ बेक्ड अटैम्प्ट था। लेकिन मैंने अपने सेकंड अटैम्प्ट में, जो मेरा एक तरीके से पहला अटैम्प्ट था वो मेरा, उसमें मैंने प्री के ही करीबन 120 से 150 मॉक दिए थे। और मैं बहुत बार टॉप 10 फर्स्ट सेकंड रैंक पर भी मैं आया हूँ मॉक्स में। तो आपकी जर्नी, आपके मॉक्स आपको बता देते हैं। और घबराना मत मॉक्स से। मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मुझे 10 दिन भी हुए थे ना प्रिपेयर करते हुए, मैं तभी मैंने मॉक देने शुरू कर दिए थे। पहले तो लगता था कि क्यों दे रहा हूँ,
बट जब देने लगा समझ में आने लगा धीरे धीरे कि मॉक से आपकी प्रैक्टिस पता चलती है कि आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ गलत कर रहे हो। ये मत सोचना सिलेबस जब पूरा होगा तभी करूँगा। अगर पैसे भी नहीं है तो बहुत लोग फ्री मॉक्स को प्रोवाइड करवाते हैं, ऑल इंडिया लेवल पर होते हैं, उनको दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ मेरे थ्रू करो, आपको जहाँ से अच्छे लगे मॉक्स आप वहाँ से करना, बट मॉक्स देना ज़रूर। और इतने ज़्यादा भी मत दे देना मॉक्स कि मॉक ही मॉक देते रहो पूरा दिन, क्योंकि कभी कभार वो आपको अफेक्ट भी करेंगे। अगर आप सपोज आपने मॉक दिया फिर उसको एनालाइज ही करते रहे पूरा दिन, तो उसमें भी तो आपका टाइम वेस्ट ही हो रहा है। तो लिमिटेड मॉक्स दो, जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है तो वो भी हर दूसरे तीसरे दिन दो मॉक अभी के लिए। जब पेपर में 1 महीना बच जाए तब रेगुलर मॉक दे दो। मैंने भी यही करा था, उसमें मैं सेक्शंस को डिसाइड करता था कि मुझे पहले कौन सा सेक्शन कंप्लीट करना है, वरना अगर मॉक नहीं दोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा आपको किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। मैं पहले करता था जीएस का सेक्शन, क्योंकि ये विद इन 5 मिनट्स हो जाता है। अगर ये छूट गया आपका तो हो सकता है आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो आप विद इन अ सेकेंड कर सकते तो वो आप कर ही ना पाओ। फिर मैं करता था इंग्लिश को, क्योंकि ये भी बहुत कम टाइम में हो जाती है। अगर इनके अगर मेरा 1 मिनट भी आखिर का 1 मिनट मेरा बच गया, या 1 मिनट के लिए भी मैं इंग्लिश नहीं कर पाया, तो उसमें मेरे 3 से 4 क्वेश्चन रह जाएंगे। फिर मैं करता था रीजनिंग, और आखिर में करता था मैं पॉइंट या मैथ्स। मैं ऐसे करता था। अब आपकी क्या, आप किस ऑर्डर में करोगे ये आपको पता होगा, आप जब मॉक दोगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसे ही मेंस में मैंने करीबन 150 से 200 मॉक दिए थे। 200 शायद ज़्यादा हो सकता है, बट हाँ 150 के करीबन तो मैंने मॉक दिए ही थे। आप भी देना, सही लगेगा। और मॉक्स को सिर्फ एक बात ध्यान रखना, मॉक को देना ऐसे जैसे आप असली के पेपर में बैठे हो, फुल फोकस के साथ, उतनी ही सीरियसनेस के साथ जैसे आप रियल एग्जाम में बैठे हो। जितनी टेंशन एग्जाम के असली में लेते हो उतनी ही लेना, उससे आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप असली का जब एग्जाम आएगा तो घबराओगे नहीं। मैंने करा था ये। जब टाइपिंग आएगा, टाइपिंग में भी टाइपिंग आएगा चलो तब बताऊंगा। चलो थोड़ा सा बताता हूँ। टाइपिंग में मैं स्पीकर भी ऑन कर लेता था साथ में, जिसमें टाइपिंग टाइपिंग की आवाज़ आती थी, खट 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 करके, क्योंकि मैंने सुना था कि लोग उसकी आवाज़ सुनकर घबरा जाते थे, कि डर लग जाता था कि यार कैसे करेंगे। तो इस लेवल की प्रिपरेशन मैंने करी थी अपने अटेम्प्ट में, और ऐसा लग गया था कि अगर इस बार मेरा नहीं हुआ, या अगर इतना इस तैयारी के साथ अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा काम है अपनी पूरी मेहनत से उस काम को करना। अब आगे जो होगा वो भगवान के हाथ में है। तो आप भी डरना मत। डरोगे तो अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे ना एग्जाम दे पाओगे। आप सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस करो, इधर उधर को सबको भूल जाओ। ये मत सोचो कि मुझे इतने नंबर लाने हैं, मुझे उतने नंबर लाने हैं। आप सिर्फ प्रिपेयर करो। मैंने अपने साथ वालों को भी कईयों को गाइडेंस दी थी, अपने जूनियर्स को भी दी। गाइडेंस मान लो या सलाह मान लो, कुछ भी मान लो, तो मैंने वो दी और उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ था। हर किसी का सिलेक्शन तो ऑब्वियसली नहीं होता, बट हाँ इससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत सारे लोग सिलेक्टेड भी हुए। ये थी मेरी जर्नी। बाकी डिटेल वाइज किस सब्जेक्ट में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है, जो भी मैं हेल्प कर पाया मैं आपकी इस चैनल के थ्रू मैं ट्राई करूँगा वो करने की, मैं कोशिश करूँगा। मैंने इस जर्नी को जिया है, मैं इस जर्नी को जी रहा हूँ। अब मैं एक ऐसी चीज़ दिखाना चाहता हूँ जिसको देखकर आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, तो मैं दिखाता हूँ चलो आपको बिना देरी करे। तो ये है मेरा सिलेक्शन लेटर। जिस दिन ये घर आया था ना, जिस दिन ये घर आया था, आंख से आंसू निकल गए थे। ये ड्रीम कम ट्रू था, ये मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू था। आंखों से आंसू निकल आए थे इसको देखकर। ऐसा लगा था कि जैसे जैसे एक नई जीने की चाह मिल गई हो, एक तरीका मिल गया हो कि क्या हो गया ये, इतनी मेहनत हर चीज के बाद जब आपकी सफलता आपके हाथ में होती है ना, तो एक अलग ही आंखों में चमक होती है। ये देखो, इसको मैंने भगवान के चरणों में रखा था। इस लेटर को मैंने आते ही मेरे पेरेंट्स रो पड़े थे, मेरी भी आंखों में आंसू थे, और हम सब गले लग गए थे आपस में एक दूसरे के। इतनी अच्छी खुशी हुई थी। तो आपने भी एक सपना देखा है, उसके लिए रुकना मत, तैयारी करना, लगे रहना, अच्छे से प्रिपेयर करते रहो, डरो मत, डरो मत, डरो मत। अपनी तैयारी पूरी करो, मेहनत करो, बाकी जो होगा वो भगवान के हाथ में है। ये फीलिंग अलग थी। पेरेंट्स
पेरेंट्स अगर आपको कभी डांट भी देते हैं तो उनको गलत मत समझना, उनको गलत मत समझना। पेरेंट्स आपके भले के लिए ही बोलते हैं, हो सकता है उनका नज़रिया अलग हो, बट वो आपका बुरा नहीं चाहते हैं कभी, वो आपके लिए अच्छा ही चाहते हैं। तो उनको भी एक पॉजिटिव नज़र से ही देखना, प्रेशर भी मत लेना बहुत ज़्यादा अपने ऊपर, आप बस तैयारी करना। जब तैयारी के बाद सक्सेस आपके हाथ में होती है ना, जब उस लाइफ को जीते हो आप, तो एक अलग ही बात होती है। मैंने भी 35 लाख लोगों में से अमंग टॉप रैंकर्स में था मैंने एएसओ चूज़ करा, जो कि बहुत लोगों की ड्रीम पोस्ट होती है, अमंग टॉप पोस्ट में होती है जिसको लोग सेलेक्ट करते हैं कि मैं अपने घर के पास रह पाऊँ, सबके बीच रह पाऊँ, मैंने इसलिए इस पोस्ट को चुना। बहुत अच्छा था। जो ये लाइफ है ना, ये दोस्तों, ये अलग लाइफ है। ये आपको एक नया ज़रिया दे देगी रहने का, जीने का। लोगों की नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट बदल जाएगी, वो आपको एक इंस्पिरेशन की तरह देखेंगे लोग। जो पहले आपको सोचते थे कि यार इसके बस की कुछ नहीं है ना, उन सब के लिए, बहुतों के लिए आप इंस्पिरेशन हो जाओगे। और जब अपनी मिनिस्ट्री में या जिस भी पोस्ट पर आप जाना चाहते हो, जब उसके ऑफिस में जाओगे ना, तो एक अलग ही फीलिंग होगी दोस्तों। उस फीलिंग को भी कभी कभी इमेजिन करना, उस इमेजिनेशन को सोच के मेहनत में लग जाओ, लग जाओ। मेरी बात मानो, ये वर्थ है, ये मेहनत वर्थ है, मेहनत करने का ये तरीका अच्छा है, आप करो, आपको मज़ा आ जाएगा, आपकी लाइफ बदल जाएगी। जो भी तैयारी करना चाह रहे हैं इसकी, जो करो अच्छे से करो, हाफ हार्टेडली मत करना। अगर अधूरे मन से आए हो तो वो करना ही मत, करो तो पूरे मन से करो, वरना मत करो, वरना मज़े ही कर लो, सिलेक्शन फिर भी नहीं होगा। आपको मार्जिन से नहीं रहना, आपको पूरा आगे बढ़ना है। बस तैयारी को अच्छे से करना, डरना मत, तैयारी अच्छे से करना। जब आप अपने लिए रिस्पेक्ट देखते हो ना अपने रिलेटिव्स की नज़र में, जो आपको कुछ समझते नहीं थे, तो ये सब फीलिंग, ये सब मेहनत वसूल हो जाती है। इसको करना ज़रूर, और बहुत अच्छे से करना। आपका एक सपना है ये, जो साकार हो सकता है, बहुतों का हुआ है। मैं भी सोचता था पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इससे पहले कोई एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं हुआ था। गवर्नमेंट का नहीं, दूसरे बचपन के एग्ज़ाम नहीं हुए थे क्लियर, बट जब पूरी मेहनत करी, जब ये क्लियर हुआ, तो लाइफ का नज़रिया बदल गया। सैलरी अपने आप में एक ऐसा पर्क है जो आपको मोटिवेशन देगा, कभी बाद में दिखाऊंगा सैलरी स्लिप्स वगैरह। इसके अलग बेनिफिट्स में सीजीएचएस और भी बेनिफिट्स हैं जो आपको बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आपके कार्ड की इतनी वैल्यू होती है ना, जो आपका आई कार्ड होता है, आप बहुत जगह बहुत स्पेशल फील करते हो। तो अब इस चैनल के थ्रू मैं आपको क्या दे सकता हूँ ताकि जो आपके सिलेक्शन में हेल्पफुल हो, मैं यहाँ पर वीडियोस बनाता रहूँगा, जहाँ पर आपको कोशिश करूँगा कि एक ही चैनल से आपका सब कुछ काम हो जाए। धीरे धीरे ही लाइब्रेरी बिल्ड होगी, एकदम से तो नहीं हो पाएगी, बट एक अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको इस चैनल पे मिल जाया करेंगे वीडियोस, जिससे आपकी चीज़ें क्लियर रहेंगी। अभी मैं अगली अगली जो वीडियो है वो मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रेटजीज़ पर लाऊंगा, कि हर, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अभी के लिए भी और मेंस के लिए भी, टोटल के लिए, और आप कैसे कर सकते हैं, फ्रेशर्स भी और जो रिपीटर्स हैं वो भी। तो इस चैनल पर सबको सब कुछ मिलेगा। अब देखो, क्योंकि मैंने एक पहला अटेम्प्ट दिया था, भले ही हाफ बेक दिया था, तो पहला अटेम्प्ट भी मैंने दिया था, तो मुझे पता है एक फ्रेशर की थिंकिंग क्या होती है। जो अभी कुछ ही दिन बचे हैं, मैं उसी स्टेज से गुजरा था। और एक रिपीटर के तौर पर मुझे ये भी पता है कि क्या गलतियाँ से करके इम्प्रूव किया जा सकता है। जहाँ मेरे पहली बारी में 122 नंबर के करीबन थे ना, अगली बारी में मेरे 188.5 थे इंग्लिश में। ये रॉ स्कोर है, रॉ स्कोर बता रहा हूँ मैं अपना। इतने नंबर थे मेरे, सिर्फ 8 क्वेश्चन शायद आई थिंक गलत थे मेरे 200 में से। और मैं ऐसा बंदा था जिसको डूइंग और डिड में भी प्रॉब्लम थी थोड़ी बहुत। जब मैंने अपने कॉलेज में इंट्रोडक्शन दिया था ना, तब मैंने ये कह दिया था, आई डिड माई दिस कोर्स फ्रॉम दिस कॉलेज, आई डिड माई ग्रेजुएशन रादर देन आई एम डूइंग माई ग्रेजुएशन। तो सबने कहा था अरे आप तो सीनियर हो। तो यहाँ तक भी मेरे को कन्फ्यूजन थी, बहुत छोटे छोटे वर्ड्स का मतलब भी नहीं पता था मुझे, बट वो सब चीज़ें हुई उसके बाद सही। और आप देख ही रहे हो स्कोर क्या है। तो सब कुछ पॉसिबल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे यहाँ पर बहुत फोकस किया जाएगा, इनके सॉल्यूशंस, इनके तरीके, शॉर्ट ट्रिक्स भी, और कॉन्सेप्चुअल मेथड भी सब बताया जाएगा यहाँ पर। ऐसा भी नहीं है कि
ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी से ही हो जाता है, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से ही सब कुछ हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए आपको, उस तरीके कई सारे आने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। चाहे वो यूनिट डिजिट हो, चाहे वो ऑप्शंस के थ्रू जाना हो, चाहे कॉन्सेप्ट हो, क्योंकि हर बार आप हर चीज़ सबसे छोटे मेथड से नहीं कर पाओगे। आपको ये भी आना चाहिए प्लस कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए। यहाँ पर पॉडकास्ट भी आया करेंगे धीरे धीरे, जो सेलेक्टेड लोग हैं, कि उनकी क्या जर्नी रही, वो कैसा फील करते हैं, क्या करते हैं वो, अब क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं या कैसे उन्होंने करा, उनके स्ट्रगल सब करते हैं, स्ट्रगल सब करते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि सबको पर्सनल गाइडेंस भी जितने लोगों को मैं दे सकता हूँ उनको मैं वो दूँ, जिससे उनको हेल्प मिले अपने सिलेक्शन के लिए। मैं हर तरीके की कोशिश करूँगा कि जो मैं हेल्प दे सकता हूँ वो मैं दूँ। इस चैनल के थ्रू मेरा एक मिशन है, एक कम्युनिटी बनाना, जहाँ पर लोग एक दूसरे की हेल्प करें। धीरे धीरे हम टेलीग्राम पर भी जुड़ेंगे, हम यहाँ पर भी कुछ सेशंस ऐसे रखा करेंगे, ट्राई करेंगे जहाँ पर डाउट सॉल्विंग हो पाए प्रॉपर, और एक ऐसी कम्युनिटी बन जाए जो अपने आप में लोगों की हेल्प करे, जहाँ पर लोग क्वेश्चन डालें, उनको अच्छा सोल्यूशन एक मिले, डाउट सॉल्व हो, सब कुछ हो उनका। इस चैनल के थ्रू हम सब ट्राई करेंगे कि सबको हैंड होल्डिंग से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक वो पहुँच पाए। प्लान्स बहुत बड़े हैं, शुरुआत है अभी, कुछ टाइम से, कई सालों से सोच रहा था, कुछ सालों से, कि शुरुआत करनी है, बट अल्टीमेटली आज शुरुआत करी है। बाकी आपके रिस्पॉन्स पे देखते हैं कैसा रहेगा। शुरुआत करिए और बहुत लंबा जाएंगे हम, बहुत अच्छे से करेंगे चीज़ें। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, इस चैनल को ज्वाइन करो। ये चैनल सच में आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन। आपको 3 स्टार्स भी मिलेंगे यहाँ पर, जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट में जो मिलते हैं वो भी निकलेंगे, एसओस भी निकलेंगे, और भी बहुत सारी पोस्ट के लोग यहाँ से निकलेंगे। जल्द ही आपको उन लोगों से मिलवाऊंगा भी, बातें भी करवाऊंगा, जो आपके डाउट्स हैं वो भी पूछेंगे, सब करेंगे, धीरे धीरे सब होगा। टेंशन मत लेना, बस टेंशन मत लेना, इसको हटा दो, मेहनत करो अच्छे से, और भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर ये नहीं हुआ तो कुछ और होगा, पर कुछ होगा ज़रूर, कुछ होगा ज़रूर, सब कुछ अच्छा होगा। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ आपसे। इस चैनल को ज्वाइन करो और आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा इन फ्यूचर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, फिर मिलते हैं।